आज के लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नो हीट इंजन, इसका पार्ट सेकंड है। ये पार्ट वन मैं इसका कल करा चुकी हूँ। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम जो बचा हुआ पोर्शन है W3 W4 जो है कार्य के बारे में बात करेंगे, गैस पर किया गया कार्य, और उसके बाद में टोटल कार्य, और उसके बाद में एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। ये फिगर हमने कल डिस्कस किया था और हमने ए से बी के लिए कार्य निकाल लिया था W1 जो कि Q1 के बराबर था। बी से सी के लिए कार्य W2 हमने निकाल लिया था। आज हम सी से डी कर्व के लिए जो कि समतापी संपीड़न कर्व है उसके लिए कार्य निकालेंगे, और उसके बाद डी से ए के लिए जो कि रुद्रोष्म संपीड़न कर्व है उसके लिए कार्य की गणना करेंगे। सी डी कर्व का जो कार्य है वो इस कर्व के नीचे का एरिया है, और वो है कैपिटल डी सी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। आइए W3 की गणना करते हैं। W3 जो है वो समतापी संपीड़न कर्व जो है, तीसरा प्रोसेस, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब सिलेंडर को हम कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं और धीरे धीरे गैस को के संपिस्टन के द्वारा इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 रह जाए और अवस्था D पर पहुंच जाए। माना कि अवस्था D पर गैस का ताप PD VD है। अभी चित्र में मैंने स्पष्ट किया था। इस समतापीय संपीड़न को वक्र CD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस संपीड़न में ताप नियत होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके कारण संपीड़न के समय गैस के द्वारा ऊष्मा Q2 निष्कासित होती है और ऊष्मा गति के प्रथम नियम से समतापी संपीड़न CD में किया गया कार्य ऊष्मा के बराबर होगा। तो W3 बराबर Q2 के बराबर C2D इंटीग्रेट कर लीजिए PdV को, जो कि एरिया देगा C और D कर्व के नीचे का। डेट इज इक्वेशन नंबर 5। अवस्था समीकरण, क्योंकि C और D पॉइंट समतापीय कर्व पर स्थित हैं, इसलिए ये अवस्था समीकरण PC/VC बराबर PD/VD बराबर RT2 के है, क्योंकि इस कर्व का ताप T2 है। इसका यूज़ करते हुए हम W3 को कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। W3 बराबर Q2 बराबर W3 बराबर RT2 log E VD अपॉन VC के बराबर है। जैसा कि हमने Q1 के लिए निकाला था, सेम मैथमेटिक्स उसी वे में हमें रिपीट करनी है। तो हमारे पास ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है Q2 बराबर W3 RT2 log E VD अपॉन VC। VC अपॉन VD किया गया तो एक माइनस साइन कॉमन लिया गया, क्योंकि इनकी प्लेसेस जो है VC और VD की रिवर्स की गई है, ऊपर नीचे की गई है। तो Q2 बराबर माइनस RT2 log E VC बाई VD के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं। चौथा प्रोसेस जो है हमारा कार्नो साइकिल का, अंतिम प्रचक्र के रूप में सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन के द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था PA VA और T1 पर पहुंच जाए। इस संपीड़न को वक्र DA के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ गैस बाह्य वातावरण से विलग होने के कारण इसका ऊष्मीय संपीड़न रुद्रोष्म होता है। DA संपीड़न में किया गया कार्य W4 बराबर D2A PdV, और ये जो है एरिया D कैपिटल A स्मॉल d एंड कैपिटल D के बराबर है। आइए चित्र में एक बार पुनः अवलोकन करते हैं। ये देखिए आप, A से D का एरिया AD स्मॉल a और वापस से कैपिटल A एरिया के बराबर है। इक्वेशन नंबर 7 देखिए, ये C और D पॉइंट, A और D पॉइंट जो है वो एडियाबैटिक कर्व के ऊपर उपस्थित हैं, इसीलिए PA VA की पावर गामा PD VD की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होगा। और इसी जैसे हमने इक्वेशन संपीड़न के लिए प्रोसेस संपीड़न के लिए अभी हमने
प्रोसेस जो है आइसोथर्मल वे में किया है। अभी हम एडियाबेटिक वे की बात कर रहे हैं। तो हमें प्रोसीजर जो है वो बी से सी कर्व वाला रिपीट करना है, वही मैथमेटिक्स हमें रिपीट करनी है। तो हमारे पास सेकंड प्रक्रम में प्रयुक्त परिकलन विधि के अनुसार W4 की वैल्यू RT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर आती है। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 8। आइए देखते हैं कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य किसके बराबर होता है। हम W1 निकाल चुके हैं, W2 निकाल चुके हैं, W3 निकाल चुके हैं और W4 भी निकाल चुके हैं। कार्नोट चक्र में किया गया कार्य उपरोक्त चारों प्रक्रमों में संपन्न पूर्ण प्रक्रम को कार्नोट चक्र कहते हैं। इस चक्र के प्रथम 2 चरणों में गैस द्वारा कार्य किया जाता है। W व W2 का मान धनात्मक है और अंतिम 2 चरणों में गैस पर कार्य किया जाता है, इसलिए W3 और W4 का मान ऋणात्मक है। कार्नोट चक्र के द्वारा किया गया नेट कार्य W बराबर W1 प्लस W3 प्लस W3 प्लस W4 के बराबर है। इक्वेशन 1, 3, 5 और 7 से इनके मान रखने पर W बराबर क्षेत्रफल B स्मॉल a कैपिटल A प्लस क्षेत्रफल स्मॉल b कैपिटल B माइनस करना है आपको एरिया d स्मॉल c एंड कैपिटल C माइनस एरिया D कैपिटल A स्मॉल d एंड कैपिटल D। इन सब के जब एरिया को आप घटाएंगे तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल जो है ABCD के बराबर आता है। सूचक आरेख में प्रदर्शित कार्नोट चक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 9। इसी प्रकार समीकरण 2, 4, 6, 8 को प्रयुक्त करिए। तो W बराबर किसके बराबर है RT1 log E VB अपॉन VA प्लस RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1 माइनस RT2 log E VC अपॉन VD माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। आप यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन सेकंड जो है इक्वेशन 4 से टोटल कैंसिल हो रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसे आप कैंसिल आउट कर दें तो वर्क बराबर किसके आता है, वर्क बराबर है RT1 log E VB अपॉन VA माइनस RT2 log E VC अपॉन VD। आइए आगे और मैच देखते हैं। VB अपॉन VA VC अपॉन VD के बराबर है। इसे प्रूव करने के लिए हम कुछ मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसे देखिए B और C पॉइंट जो है PV आरेख में एक ही एडियाबेटिक कर्व पर स्थित है, इसीलिए यहाँ T1 VB की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 VC की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट है। तो ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से VC अपॉन VB की वैल्यू निकाल लीजिए T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, जिसे हम रो डिफाइन कर रहे हैं। रो एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशो है। इसी प्रकार D और E कर्व जो है आरेख में एक ही रुद्रोष्म वक्र पर स्थित है, इसलिए D और A पर भी हमने यही नियम लगाया। TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है क्योंकि एडियाबेटिक कर्व पर स्थित है, तो T1 VA की पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 VD की पावर गामा माइनस 1। A पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, D पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, तो इसीलिए यहाँ पर T1 और T2 लिया है। यहाँ से भी VD अपॉन VA निकाला। VD अपॉन VA बराबर है T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1, जिसे हम रो डिफाइन कर चुके हैं, तो ये भी रो के बराबर है। तो हमने अभी देखा कि VC अपॉन VB भी रो के बराबर है और यहाँ देखा हमने VD अपॉन VA भी रो के बराबर है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें इक्वेशन 11 और 12 से एक दूसरे के बराबर है। तो क्या देखा, VC अपॉन VB बराबर VD अपॉन VA आपस में बराबर है, तो VC अपॉन VD बराबर VB अपॉन VA के, यही हम देखना चाह रहे थे कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस छोटी सी मैथ्स की हेल्प से हमने प्रूव किया कि इन वॉल्यूम का रेशो C और D पॉइंट की और B और A पॉइंट के वॉल्यूम का रेशो भी आपस में बराबर है। इसे यूज़ कर लीजिए। यहाँ हमारे पास इक्वेशन थी RT1 log E VB अपॉन VA माइनस RT2 log E VC अपॉन VD, तो यह एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर हमने इसे सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया है। तो कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य किसके बराबर आया,
W बराबर RT1 माइनस T2 log E VB अपॉन VA के बराबर है। कार्य में परिवर्तित ऊष्मा के बराबर है ये Q1 माइनस Q2 के, क्योंकि दो ही टर्म इफेक्टिव थी समतापी वाली, एक Q1 के बराबर थी एक Q2 के बराबर थी, और दोनों का डिफरेंस यहाँ हमें कार्य के बराबर मिल रहा है। तो W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2 ऑल्सो। आइए एफिशिएंसी की एक्सप्रेशन निकालते हैं। एफिशिएंसी बराबर W अपॉन Q1, और W की वैल्यू अभी हमने निकाली है RT1 माइनस T2 log E VB अपॉन VA, और Q1 की वैल्यू हम स्टार्टिंग में W1 बता चुके हैं RT1 log E VB अपॉन VA। देखिए log E VB अपॉन VA वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जा रही है, R फैक्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, जो फाइनल फैक्टर यहाँ बच रहा है वो है T1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी 1 माइनस T2 अपॉन T1। इक्वेशन नंबर 15, समीकरण 11 से T2 अपॉन T1 का मान रुद्रोष्म प्रसार अनुपात रो के रूप में रखने पर नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 को आप रो के रूप में रखेंगे तो 1 अपॉन रो गामा माइनस 1 के बराबर है। ये है इक्वेशन नंबर हमारी 16, और हमें अक्सर एग्ज़ाम में इन टर्म ऑफ रो ही एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाता है, तो इक्वेशन 16 के द्वारा आप इस रिलेशन को डराइव कर सकते हैं। कार्नोट इंजन की दक्षता के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं सूत्र से। पहला, कार्नो इंजन की दक्षता केवल सिंक और स्रोत के तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आपने देखा ये T1 और T2 पर डिपेंड कर रही है, वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। आप एयर लें, आइडियल गैस लें, स्टीम्स लें तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। नियत ऊष्मा स्रोत T1 पर कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत और सिंक के तापांतर के साथ साथ बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए T1 माइनस T2 का डिफरेंस जितना बढ़ेगा ये को जो है आपके पास एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, अर्थात सिंक का ताप T2 कम होने पर इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे प्रूफ करके भी बताएंगे कि कैसे वृद्धि होती है। स्रोत के ताप में वृद्धि करने की अपेक्षा सिंक के ताप में कमी करने से कार्नो इंजन की दक्षता में अधिक वृद्धि होती है। ये हमारा एक एग्जाम्पल होगा जिसमें इस कंसेप्ट को भी समझा जाएगा। दक्षता में वृद्धि के लिए T2 अपॉन T1 कम होना चाहिए। दक्षता 1 या 100% से सदैव कम होती है। नीटा बराबर 1 बनाने के लिए या तो T2 को 0 करना पड़ेगा या T1 को इन्फिनिटी करना पड़ेगा। ये दोनों ही अवस्थाएं प्राप्त करना असंभव है। अतः कार्नो इंजन की दक्षता व्यवहारिक रूप से 100% कभी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट, कार्नो इंजन की दक्षता रुद्रोष्म प्रसार गुणांक रो पर निर्भर करती है। अभी आपने इस फॉर्मूले में देखा था, इक्वेशन 16 के द्वारा हमने बताया था कि रो पर भी डिपेंड करती है। रो में वृद्धि करने पर दक्षता में वृद्धि होती है। धन्यवाद।